हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कोशिका अर्थात सेल से संबंधित पार्ट 2 करेंगे। इस पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 के बचे हुए थे। क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने इसको सोचा कि 2 भागों में करके आपको बताया जाए। तो आज ये पार्ट 2 है जिसमें कुछ क्वेश्चन जो पार्ट 1 के बचे हुए थे उनको करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा पार्ट 1, यदि नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने उसमें कोशिका के कवर किए हुए हैं और उसके क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं। तो आज बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली क्लास आपको किस पे चाहिए है ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज ये 15 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके थे, या 16वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 16वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना का अभाव होता है। ये आपको बताना है। एनिमल सेल्स लैक विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। जंतु कोशिकाओं में कौन सी चीज का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली, लबक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। आप जानते हैं कि किसमें कोशिका जो कोशिकांग है, जो जंतु कोशिकाओं में अभाव होता है वो आपका प्लास्टिड्स अर्थात लबक का अभाव होता है। अच्छा, ये लबक क्या काम करता है। तो लबक आपका वर्णक होता है। इसके अंदर क्या होता है, वर्णक होते हैं। तो उसमें कई सारे प्रकार के वर्णक होते हैं, जैसे सब्जियों में होते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो ये जंतु में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि किसमें पाए जाते हैं, ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अगर जंतु में ये पाए जाते होते तो कोई जंतु हरा होता, कोई पीला होता, कोई लाल होता। देखिए कितना बिरंगी दुनिया हो जाती ना। तो इसलिए क्या है, ये सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, लवक केवल पादप कोशिकाओं में और शैवालों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाना, ट्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करना और ल्यूकोप्लास्ट भंडारण। इसके प्रकार जंतुओं को अपने भोजन खुद बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। और ये पादप जंतु कोशिकाओं के बीच एक प्रमुख अंतर होता है। हाँ, ये प्रमुख अंतर होता है। देखिए लवक जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्रोमोप्लास्ट भी होता है। तो क्रोमोप्लास्ट अगर होता है तो वो क्या करता है, रंग प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अपना भोजन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के अंदर का अंतर दो चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, एक क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपका भोजन बनाने में सहायता देता है, और वहीं अगर आपका क्रोमोप्लास्ट है तो क्रोमोप्लास्ट आपका जो रंग वर्णक का काम करता है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवक अर्थात फंगई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ये बात याद रखने ला कि कवक अर्थात जो फंगई है उसका जो कोशिका भित्ति है या सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। तो ये सेलुलोज की बनी होती है, या काइटिन की, या प्रोटीन की, या लिपिड की, किसकी बनी होती है। तो ये काइटिन की बनी होती है। आपको याद रखना, कवक की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होगी। वहीं हम आपसे पूछें कि पेड़ पौधों में किसकी बनी होती है, तो पेड़ पौधों में आपकी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। और अगर हम कहें कि जंतुओं में अर्थात मनुष्य में किसकी बनी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या सेल वॉल होती है, और होती है तो किसकी बनी होती है, और नहीं होती है क्या, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, काइटिन एक जटिल पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह पौधों की कोशिका भित्ति जैसे सेलुलोज की बनी होती है से भिन्न होती है। तो ये पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, उससे भिन्न होती है। ये काइटिन कीड़ों और क्रस्टोसियंस के बाहरी कंकाल से भी पाया जाता है। ठीक है, तो कीड़ों में भी ये पाई जाती है, और ये कवक को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये कवक जो होते हैं, फंगाई होते हैं, उनको संरचनात्मक और सहायता, बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, पादप कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय, क्या लिखा हुआ है, पादप कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय रसधानी का मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पे केंद्रीय रसधानी की बात हो रही है, अर्थात वैक्यूल की बात हो रही है। तो पेड़ पौधों में आपको पता है वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं अपेक्षाकृत मनुष्य से। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ऊर्जा उत्पादन के लिए? नहीं, वैक्यूल्स ऊर्जा उत्पादन नहीं करते हैं। पेट्रोल भंडारण और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए, हाँ बिल्कुल, भंडारण के लिए। तो ये भंडारण के लिए होते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए नहीं होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा भाग होता है, पिछली क्लास में मैं इस पर जिक्र कर चुका हूँ। नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए। सेल डिवीजन पर, नहीं, सेल डिवीजन का भी इसमें कोई रोल नहीं। तो ये आपका स्टोरेज बनाए रखने के लिए होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स स्टोरेज बनाए रखने के लिए होते हैं। इसीलिए मनुष्य में छोटे वैक्यूल्स होते हैं, या जीव जंतुओं में जो जंतु हैं उनमें छोटे होते हैं।
क्योंकि उसमें क्या है कि हम भोजन के बिना कुछ दिन तक रह पाएंगे, लेकिन वहीं अगर पेड़ पौधों की बात करें तो वो दिनों तक, कई महीनों तक, या कह सकते हैं कई सालों तक भी रह सकता है। ठीक है, तो परिपक्व पादप कोशिकाओं में ये आयतन लगभग 90% तक घेर सकती है। तो परिपक्व जो कोशिका होती है उसके जो आयतन होता है वो 90% घेर लेता है। कौन? वैक्यूल्स। और 10% में बाकी बचे हुए कोशिकांग होते हैं। तो सोचिए पेड़ पौधों में कितने ज्यादा ये जगह घेरती होंगी। ये पानी, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादों का भंडारण करती है। आपको पता होना चाहिए जो यूकेलिप्टस होते हैं बाहर खड़े रहते हैं, तो उनको ऊपर से अगर हम पानी ना भी दें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे पहले तो जड़ों से लेते रहते हैं, और जड़ों से लेते रहते हैं तो वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं बहुत सारा पानी, की अगर आवश्यकता पड़े तो कुछ दिन तक हम इससे सर्वाइव कर सकें। इसलिए उनका वैक्यूल्स जो है वो बड़ा होता है। यह पानी भरकर कोशिका को फूला हुआ और कठोर बनाए रखते हैं। ठीक है, ये पानी अपने अंदर भर करके कोशिका को फूला हुआ और कठोर बनाए रखते हैं। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखना। इसकी जो झिल्ली होती है, जो वैक्यूल्स की झिल्ली होती है, उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैसे तो अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन याद रखिएगा अगर इसकी पूछी जाती है तो टोनोप्लास्ट इसकी झिल्ली का नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तार केंद्र या सेंट्रोइड। किसमें मौजूद होते हैं? तो तार केंद्र अर्थात सेंट्रोइड किसमें मौजूद होते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में, केवल जंतु कोशिकाओं में, या पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में, या जीवाणु कोशिकाओं में। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में नहीं, केवल जंतु कोशिकाओं में नहीं, ये पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हालांकि इसमें हमें कहना चाहिए था क्या, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका, लेकिन कुछ ऐसे पादप भी हैं जो छोटे छोटे पादप हैं, उनमें भी पाया जाता है। तो इसलिए हमें कहना पड़ रहा है पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में नहीं ये पाए जाते हैं। ये बेलनाकार संरचनात्मक है जो सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं, और ये आमतौर पर केंद्रक के पास जोड़े में पाए जाते हैं। तो ये केंद्रक के पास आपके जोड़े में पाए जाते हैं। ये जंतु कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करते हैं। तो जंतु कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं, जैसे हमारे अंदर भी जंतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं, हम जंतु हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तो उसमें ये मदद करते हैं। कौन? आपके जो तार केंद्र हैं। उसके बाद है आपका ये उच्च श्रेणी के पौधों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बात पता हो गई, उच्च श्रेणी के पौधों में ये अनुपस्थित होते हैं, बल्कि निम्न श्रेणी के कुछ पौधे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनमें ये उपस्थित होते हैं। इसलिए हमने इसमें आंसर लगाया है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णित किया जाता है। तो आपको बताना है प्लाज्मा झिल्ली को किस प्रकार से वर्णित किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या होता है? अपारगम्य, पूर्ण पारगम्य, और उसका होता है चयनात्मक पारगम्य, और मृत परत या डेड लेयर। डेड लेयर का तो कोई इसमें काम नहीं है, डेड लेयर ये नहीं होती है। ठीक है, डेड लेयर पौधों में होती है, और वो कौन सी ऊतक होता है अगर आपको पता है, नहीं तो मैं ऊतक की क्लास लूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या कौन सी जो परत होती है वो, या फिर कौन सा ऊतक होता है वो डेड होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं वो क्लास जल्द ही लूंगा, उस पर भी काम चल रहा है। तो अब देखेंगे अपारगम नहीं, अपारगम होती तो कोशिका के अंदर चीजें जा ही नहीं पाती। पूर्णता पारगम नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें कोशिका के अंदर चली जाए, नहीं ये भी नहीं। तो चयनात्मक पारगम में बिल्कुल सेलेक्टिव परमेबल होती है। कैसी? क्योंकि ये जितनी चीजों की जरूरत होती है उतनी चीजें अपने अंदर लेती है, और जितनी चीजों की जरूरत नहीं होती है वो उतनी चीजें नहीं लेती है। अर्थात समझ रहे हैं ना बात को। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। केवल कुछ चुनिंदा, गलत लिखा है चुनिंदा, हाँ ये मात्रा नीचे, चुनिंदा पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। बिल्कुल सही बात है। कोशिका के अंदर बाहर जाने के लिए क्या होता है, कुछ ही चीजों को जाने देती है जिसकी अनुमति देता है। कौन? केंद्रक देता। यह कोशिका को आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में मदद करती है। तो ये कोशिका के आंतरिक वातावरण को भी बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर बाहर जा नहीं पाएंगी, यहाँ तक कि टेम्परेचर भी नहीं। यदि लिपिड और प्रोटीन की बनी एक लचीली जीवित झिल्ली होती है, ये बात ध्यान रखना, ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये बात आप याद रख ले सकते हैं कि किसकी बनी होती है आपकी, तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। वहीं अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो वो किसकी बनी होती है, किसमें पाई जाती है? पौधों में सेलुलोज की बनी होती है। अभी हमने आपको बताया था कवक में, सबसे पहला प्रश्न हमारा वहीं से स्टार्ट हुआ था, फंगई में किसकी? काइटिन की बनी होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है जंतुओं में। ठीक है, ये लचीली जीवित कोशिका होती है। यह सभी प्रकार की कोशिकाओं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाई जाती है। तो ये जो है झिल्ली, अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक
दोनों प्रकार की कोशिकाओं में ये पाई जाती है जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञात सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। ज्ञात सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, माइक्रोप्लाज्मा, लाल रक्त कणिका या फिर ईस्ट। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोप्लाज्मा जो है वो आपकी सबसे छोटी ज्ञात अभी तक की कोशिका है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल का अभाव होता है। इसका आकार लगभग 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.3 से लेकर के 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है इसका आकार। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। ठीक है, पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरा मेम्ब्रेन लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी का पूर्ण रूप है। आप लोग कहते रहे ना कि एटीपी 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 का निर्माण होगा, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। और ये आपको बताना है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। पिछली क्लास में मैंने इस पे डिस्कशन किया था। तो आपको इसमें बताना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एडोनोसिन डिफास्फेट नहीं, एडोनोसिन ट्राइफास्फेट, बिल्कुल एडोनोसिन ट्राइफास्फेट इसका आंसर है। एलिनिन नहीं, एलिन भी नहीं होगा, एडिनिन भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, एडोनोसिन ट्राइफास्फेट इसका सही आंसर होगा। यह एक ऐसा अणु है जो ऊर्जा का भंडारण और स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का भंडारण भी करता है और क्या करता है, स्थानांतरण भी करता है। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी टूटकर एडीपी में बदल जाता है। ठीक है, तो ये एटीपी किस में टूट जाता है, एडीपी में टूट जाता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान होता है। यह मांसपेशियों को संकुचन, तंत्रिका आवेग, संचरण आदि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्य होता है, एटीपी बनती है, और जब हमें जरूरत होती है तो एटीपी टूट जाता है, किसमें, एडीपी में टूट जाता है। और ये हमारे मांसपेशियों में संकुचन है और तंत्रिका कोशिकाओं में जो तंत्रिका आवेग है या इम्पल्स है, जो सूचनाएं जाएंगी, उसमें ये ऊर्जा के रूप में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली के पार पदार्थों को ले जाने के लिए किस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो आपको पता होना चाहिए कोशिका झिल्ली के पार पार पदार्थों को ले जाने के लिए किस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विसरण की या परासरण की या फिर सक्रिय परिवहन की या फिर निष्क्रिय परिवहन की। तो यहाँ पे विसरण भी नहीं होगा, डिफ्यूजन तो इसमें होगा नहीं, ऑस्मोसिस भी नहीं होगा, ऑस्मोसिस भी नहीं होगा, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, निष्क्रिय परिवहन नहीं, निष्क्रिय परिवहन का इसमें कोई मतलब नहीं है। यह पदार्थ को कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र, सांद्रता प्रवणता के विपरीत, अब यहाँ पे देखना, ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत ले जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्टिव एक्टिव परिवहन। ठीक है, इस प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह झिल्ली में मौजूद विशिष्ट वाहक प्रोटीन द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्टिव अर्थात सक्रिय परिवहन के रूप में काम करती है कौन, आपकी ऊर्जा अगर झिल्ली से बाहर जा रही है तो। अगर हम बात करें दैहिक शारीरिक कोशिकाओं में हम कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं, तो हमारे दैहिक अर्थात जो शरीर की कोशिका विभाजित होती है, जैसे हमें कहीं चोट लग जाए या फिर कट जाए तो वहाँ पे नई कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं या नई कोशिकाएं आ जाती हैं, तो वो पहले जैसा हो जाता है। तो ऐसा होता है, वो उस विभाजन को क्या कहते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मियोसिस कहते हैं या माइटोसिस कहते हैं या एमायोटिसिस कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होगा, वो लैंगिक प्रजनन में होता है फर्टिलाइजेशन। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जाइगोट से निर्माण होने से पहले जब वो मिलते हैं तो उसको हम उस घटना को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माइटोसिस की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें समान गुणसूत्र बांटे जाते हैं दोनों में। ठीक है, समान कह सकते हैं, पुरानी कोशिका से बिल्कुल कॉपी नई कोशिका बन जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आधे आधे गुणसूत्र आते हैं, आधे इधर से आधे उधर से, तब जाके एक पूरा गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये माइटोसिस की क्रिया इसमें होती है। यह वृद्धि, मरम्मत और ऊतकों के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक होती है। यह जनक कोशिकाओं दो संतति कोशिकाओं के विभाजित होती है। बिल्कुल, एक कोशिका होगी वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। बिल्कुल सही बात है, यह सतत प्रक्रिया है, इसे इंटरफेज के बाद होती है।
तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि एक इंटरफेस के बाद होती है अगर भ्रूण की बात करें तो, ठीक है। बाकी हमारे शरीर में भी ये रोजाना होती रहती है। कहीं आपके चोट लग गया, सुई चुभ गई, तो वहां पे नई कोशिकाएं आ जाती हैं, तो वो माइटोसिस की क्रिया होती है। चलिए, अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से किस कोशिका में परिपक्वता पर केंद्रक नहीं होता है? अच्छा प्रश्न है। कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें परिपक्व कोशिका हो जाती है, पूर्ण कोशिका हो जाती है, उसके बाद उसमें केंद्रक नहीं होता है? श्वेत रक्त कणिका, परिपक्व लाल रक्त कणिका, तंत्रिका कोशिका या पेशी कोशिका? तो आपको बताना है व्हाइट ब्लड सेल्स या मैटर्न रेड विलन सेल्स या फिर नर्व सेल्स या फिर मसल सेल्स। तो आपकी इसमें होगा रेड सेल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, रेड सेल्स, अर्थात रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपकी क्या होती है, केंद्रक अर्थात कह सकते हैं केंद्रक विहीन होती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, उस अपवाद का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको पता है तो नाम आप कमेंट करके बताएंगे, और नहीं अगर पता है तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन कमेंट में बताऊंगा, अभी नहीं। क्योंकि आप भी थोड़ा बहुत सोचिए और समझिए इस चीज़ों को कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मानव कोशिकाओं में कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जिसके अंदर क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है? सॉरी, मानव कोशिकाओं में कौन सी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी है, आरबीसी। ये स्तनधारियों की आरबीसी एक विशिष्ट केंद्रक अनुपस्थित हीमोग्लोबिन की अधिक जगह बनाने के लिए ठीक है। हाँ, तो ये केंद्रक अनुपस्थित होने का कारण है कि इसमें क्या जाता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जाता है। हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को ले जाता है। अब हीमोग्लोबिन अगर वहां पे केंद्रक रख देंगे तो वहां जगह कम हो जाएगी, अगर जगह कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम परिवहन हो पाएगी। तो ऐसा एक प्रकार बनाया गया है कोशिका का शरीर के अंदर कि जिसमें केंद्रक अनुपस्थित कर दिया और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए इसमें क्या होता है, केंद्रक विहीन होती है। ये जीवन काल छोटा होता है, कितना होता है, 120 दिन होता है, क्योंकि इसमें खुद मरम्मत और विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। तो आरबीसी कभी भी खुद से मरम्मत नहीं हो सकती क्योंकि उसमें केंद्रक होता नहीं है, तो बाकी कोशिकांग भी नहीं होते होंगे, और ये सारी चीजें हैं। तो आज की क्लास मुझे लग रहा है कि यहीं तक थी। तो आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। कोशिका से संबंधित जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने वादा किया था, मैंने 2 क्लास में दिया है। फर्स्ट क्लास आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो वो जाके देखिएगा, और सेकंड क्लास आज की थी। अब आपको किस पे क्लास चाहिए है वो आप हमें कमेंट करके बताना, और मैं उस पर क्लास लगा दूंगा। बाकी देखते रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। यदि आपका कोई सुझाव, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी की क्लास में डाल रहा हूँ पॉलिटी की भी डाल रहा हूँ, और उसके साथ साथ ज्योग्राफी की भी डाल रहा हूँ, और जल्द ही मैं इकोनॉमिक्स की भी इस पर क्लास लूंगा। हिस्ट्री के भी मैं चुनिंदा टॉपिक्स कम समय में ज़्यादा डाटा देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। और परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो चुका है, रेलवे की हो चाहे वो यूपी पुलिस की, एसआई की हो, या फिर और भी किसी प्रकार की होमगार्ड की हो। तो सारी परीक्षाओं का भी ऐलान हो गया है, और हमारी ये सीरीज का भी ऐलान हो चुका है। तो कंटिन्यू आपको रोजाना मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। बने रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।